नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। सरकार और किसानों के बीच कब सुलह होगी, आंदोलन का समाधान कब निकलेगा, 8.5 महीने से सवाल यहीं बरकरार है। तो सड़क से संसद तक कृषि कानून को लेकर हंगामा भी बरकरार है। सड़क से किसान और संसद से विपक्ष लगातार सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। हालांकि सरकार की ओर से दावा यही किया जा रहा कि नए कानूनों से किसानों का भला ही होना है। किसानों को बातचीत का ऑफर भी दिया जा रहा, लेकिन शर्त वही है कि कानून रद्द नहीं होंगे, किसान दूसरा प्रस्ताव दे सकते हैं। लेकिन प्रदर्शनकारी किसान जो है वो कानून वापस लेने की बात पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इसे रद्द करना ही पड़ेगा। आंदोलन की नई रूपरेखा भी अब तैयार की जा रही है। बंगाल के बाद चुनावी जो राज्य है, खासतौर से यूपी पर संयुक्त किसान मोर्चा का फोकस है। वहीं प्रदेश के खापों ने आंदोलन के समर्थन में जेजेपी बीजेपी नेताओं के विरोध की नई रणनीति तैयार की। क्या नेताओं के घेराव से समाधान का रास्ता निकलेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बड़ी बहस में आज राजस्थान के श्रीगंगानगर से आई तस्वीर को हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर से हम शुरू करते हैं। श्रीगंगानगर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों ने महंगाई के विरोध में प्रदर्शन करने गए बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए। पुलिस को आखिरकार लाठी चार्ज करके भीड़ को खदेड़ना पड़ा। यह तस्वीर राजस्थान से निकल कर आई। दरअसल महंगाई को लेकर वहां बीजेपी प्रदर्शन करने वाली थी और किसानों ने चेतावनी दी थी कि अगर वो वहां पर आएंगे तो वो भी पड़ाव डालेंगे, और फिर वो पड़ाव डालने और उनका घेराव करने के बीच में मारपीट की नौबत आ गई। हालांकि कुछ उनके सहयोगी रोकने की कोशिश करते रहे जो उग्र किसान थे, लेकिन वो माने नहीं और अंततः उनके कपड़े तक उन्होंने फाड़ दिए। तो जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो राजस्थान की है, जहां पर बीजेपी नेता कैलाश मेघवाल के कपड़े फाड़ दिए गए, उनके साथ मारपीट की गई। पुलिस इस पर कार्रवाई भी कर रही है। हालांकि यहां पर जो विवाद था वो विवाद एक तरफ बीजेपी की तरफ से महंगाई के विरोध की बात थी और किसानों का कहना था कि हम आपका विरोध करेंगे, और इसी बात को लेकर हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो संयुक्त किसान मोर्चा कृषि कानूनों को लेकर लगातार सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। तो बीकेयू का एक धड़ा यानी मानगुट कानूनों के हक में है। मानगुट की ओर से टिकैत और चढ़ूनी के खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। हालांकि मानगुट यह कह रहा है कि कुछ बदलाव इस कानून में होने चाहिए। 3 दिन पहले भी मानगुट ने यमुनानगर सहारनपुर रोड जाम करके प्रशासन को अल्टीमेटम दिया। बाकायदा मानगुट ने एक दीवार खड़ी कर दी और कहा कि चढ़ूनी और टिकैत के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो डीसी कार्यालय के बाहर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी जाएगी। प्रशासन ने 15 दिन का समय मांगा है। मानगुट के समर्थकों का कहना है कि दरअसल जो टिकैत और चढ़ूनी है वो किसानों के नाम पर सिर्फ अपने पैसे बना रहे, अपने आप को चमका रहे, राजनीति कर रहे, और उनसे किसानों का कोई लेना देना नहीं है। इनके खिलाफ कई मुकदमे हैं, लेकिन इनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करा रही है सरकार, वो सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं। प्रशासन को चेतावनी दी, जहाँ गुरनाम चढ़ूनी माना मिलेगा उसको गिरफ्तार करके हम पुलिस के हवाले करते हैं। कितने दिन का टाइम दिया आप लोगों को? ये उन्होंने 15 दिन का 15 दिन हमने इसको स्थगित कर दिया। अगर 15 दिन बाद इन्होंने नहीं मानी तो हम डीसी साहब का वहाँ परमानेंट 15 दिन बाद हम वहाँ धरना दे देंगे। तो क्या अब खापों की ओर से बनाई रणनीति पर गृह मंत्री अनिल विज का क्या कहना है, जरा वो भी सुन लीजिए। किसानों को इस बात को समझना चाहिए, आंदोलन अपनी जगह है, पर आंदोलन से दूसरे आदमी को तकलीफ ना हो, उनकी आज़ादी बाधित ना हो, ये भी हर प्रजातांत्रिक आंदोलन का आधारभूत जो है प्रिंसिपल होता है। ये गलत है। इस देश में हर आदमी को फ्रीली कहीं भी आने जाने का अधिकार संविधान ने दिया हुआ है, उस पर किसी को भी रोक लगाने का अधिकार नहीं है। बहरहाल तो खापों की अपनी रणनीति है, लेकिन उसी बीच में जिस तरीके से अब यहां टिकैत राकेश टिकैत की भूमिका को देखें तो वो बेहद सक्रिय हैं। उनका ये मानना है कि वहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। आंदोलन की अगली रणनीति उन्होंने क्या बनाई है, उनकी जुबानी ही सुनिए। 5 सितंबर को होगी पंचायत। हाँ, पंचायत करेंगे। सरकार बात नहीं सुन रही, उस पर बात करेंगे।
आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा उस पर बात करेंगे, क्योंकि 8, 9, 10 महीने उस टाइम पे आंदोलन को हो जाएंगे। तो 10 महीने आंदोलन को चलते एक लोकतांत्रिक देश में अगर इस तरह का वो होगा तो आगे की क्या रणनीति बनानी पड़ेगी। वो पूरा संयुक्त मोर्चा बनाएगा, पूरा देश उसको देखेगा, बनाएंगे। डीजल लगातार महंगा हो रहा है, किसानों पे सब आम जनता पे इस पर बोझ पड़ रहा। किसान भी आम जनता ही है, बोझ बढ़ रहा है इस पर। खेती पे, फसल पे, जो गांव में जो लोग रहते हैं उस पे, जिसके पास में मोटरसाइकिल गाड़ी कुछ नहीं है, उस पर भी असर पड़ता है। बहरहाल तो कोई पीछे हटने को तैयार नहीं है, बातचीत करने को तैयार नहीं है, लेकिन बातचीत का ही एक रास्ता समझ में आता है। लेकिन वो कब होगी और समाधान तब निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, इसका ही इंतजार है। बड़ी बहस में हमारा सवाल है कि आंदोलन के बीच आखिर किसने बंद कर दिए बातचीत के रास्ते, क्योंकि सरकार भी कह रही है कि हम बात करना चाहते हैं और जो आंदोलनकारी किसान है वो भी कहते हैं कि हमें बात करनी है। चुनावी राज्यों पर ही किसान नेताओं का फोकस क्या है, क्या इसके पीछे कोई वजह राजनीति है? क्योंकि बंगाल के लिए साफ तौर पर ऐलान किया गया था और वहीं ऐलान अब उत्तर प्रदेश के हिसाब से हो रहा है। इधर जो खापों का ऐलान है, नेताओं के घेराव से क्या समाधान निकलेगा? क्योंकि अनिल विज को आपने सुना कि आपको आंदोलन करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी का रास्ता रोकने का या फिर कपड़े फाड़ने का अधिकार नहीं है। ये हिंसा है या फिर कानून का उल्लंघन है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। चर्चा में आगे बढ़ते हैं। विजयपाल अहलुवालिया हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के हैं, बहुत स्वागत है विजयपाल जी आपका। बालमुकुंद शर्मा जी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। सुखबीर तंवर है, प्रवक्ता इनेलो के, बहुत स्वागत है तंवर साहब आपका। सुरेश फोगाट हमारे साथ हैं, खाप नेता, बहुत स्वागत है सुरेश आपका। और राकेश बैंस भी हमारे साथ, किसान नेता हैं, बहुत स्वागत है राकेश बैंस आपका ही। सबसे पहले सुरेश फोगाट, सवाल ये कि किसने बंद कर दी बातचीत, कौन है इसका जिम्मेदार? क्या है सिर्फ सरकार जिम्मेदार या किसान नेता भी हैं जिम्मेदार? क्योंकि दोनों तरफ से यही कहा जा रहा है कि हम बात करना चाहते हैं, लेकिन बात हो क्यों नहीं पा रही है। और उसी के साथ सवाल यह भी कि जो नई रणनीति बनाई जा रही है उसमें क्या यह हिस्सा है कि हम रास्ता भी रोकेंगे, राजस्थान में जिस तरीके से बीजेपी नेता का कपड़ा फाड़ा गया वो कपड़ा भी फाड़ेंगे, ये भी रणनीति है क्या? देखिए अतुल प्रताप जी, 12 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकला है। 12 दौर की बातचीत होने के बावजूद भी सरकार अपने रवैये पे अड़ी हुई है। किसानों की कोई बात सुनी नहीं जा रही है और किसान नेता भी चाहते हैं कि किसी तरह बातचीत के जरिए कृषि कानूनों का जो समाधान निकले, लेकिन जो है सरकार अपनी अडिग हालात के ऊपर जो है आज भी टिकी हुई है और किसानों के सुनने के लिए तैयार नहीं। राकेश बैंस, सरकार ही जिम्मेदार है हर चीज के लिए, बातचीत उसी ने बंद करा दी, बातचीत वहीं से नहीं आगे बढ़ पा रही, और नई रणनीति में आप लोगों की भूमिका क्या है? देखिए अतुल जी, हमें समझना पड़ेगा कि हमने 11 दौर की बातचीत की और 11 दौर की बातचीत में हमने हर बार ये चाहा कि नई बातचीत शुरू हो, जहां से खत्म हुई वहां से शुरू हो, पर सरकार फिर जीरो से शुरू करती थी। एक सरकार आगे बढ़ने नहीं चाहती थी, सिर्फ देश को गुमराह कर रही थी, एक फॉर्मेलिटी दिखा रही थी। दूसरी बात, हमने जब सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के सामने कहा कि मेरा एक फोन की कॉल की दूरी पर है बातचीत, तो बताइए ना, फोन नंबर दीजिए। आज तक बीजेपी हमें उस फोन नंबर का उपलब्ध नहीं करा पाई जहां पे हमने बात करनी है। तीसरी बात, हमने संयुक्त किसान मोर्चा ने एक चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को, बताइए हमें कब और कहां आना है बातचीत के लिए, परंतु आज तक उस चिट्ठी का जवाब भी सरकार नहीं दे पाई। तो बातचीत बीजेपी ने बंद की है या मोदी सरकार ने बंद की है, ना कि किसानों ने बंद की। ठीक है विजयपाल अहलुवालिया साहब, सरकार की तरफ से ही बातचीत बंद है, इसलिए किसान इस वक्त आंदोलनरत है और नई रणनीति खापों के साथ मिलकर बना रहे, खापे भी अपनी भूमिका निभाएंगी। वास्तव में आज जो किसान है वो खेत में काम कर रहा है और किसानों के नाम पे जो नेतागिरी कर रहे हैं। अभी नरेंद्र सिंह जी तोमर ने बड़े खुले मन से एक प्रस्ताव दिया कि आप आइए और आने के बाद आप बातचीत कीजिए। जी भाई राकेश कुमार जी बैंस कह रहे थे कि 11 जहां में आपने बात खत्म किया वहां से शुरू कीजिए। आप आइए, लोकतंत्र में बात करने से ही बात बनती है।
हमने ईमानदारी से एक बात कही कि तीनों कृषि कानून किसानों के फायदे के लिए हैं। और मैं इन तथाकथित किसान नेताओं से एक बात पूछना चाहता हूं, जो इतना किसानों का नुकसान इन्होंने किया है कि कृषि कानून लागू न होने से, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये 3 बातें लेकर बीच में आए थे कि आपकी जमीन बिक जाएगी। इन्होंने पंजाब में ये आंदोलन सिर्फ इस बात के ऊपर बैठाकर किया, जब किसानों को पता लग गया कि इस कानून से हमारी जमीन बिकने वाली नहीं है। और भारत सरकार ने एमएसपी के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ फसल खरीदी। इनको पता लग गया कि मंडी भी टूटने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपए एपीएमसी मंडियों के लिए दिया। और जब उनकी ये भी नहीं चली, उन्होंने फिर एक तीसरा पैतरा खेला। जब आज ये संयुक्त किसान मोर्चा मिला, इनका अलग अलग एजेंडा है। और इनका अलग अलग एजेंडा मैं इसलिए कह रहा हूं, कोई उत्तर प्रदेश की बात करता है, कोई बंगाल की बात करता है। अगर ईमानदारी से इन्होंने किसान के हित की बात करनी हो, राकेश बैंक जल्दी से छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊं। राकेश बैंक। अहलूवालिया जी 2006 से बिहार में लागू है आपकी ये पद्धति। कितने किसानों का भला कर पाए, कितनी आत्महत्या रोक पाए? अगली बात, आप आत्महत्या का आंकड़ा जारी कीजिए, आपकी सरकार है आंकड़ा किसानों को दिखाने से कितनी आत्महत्या। बिहार का किसान है क्या? दूसरी बात, आप कह रहे जमीनें रुकने से, अरे भाई हम खीर खाना नहीं चाहते, आप जबरदस्ती खिलाना क्यों चाहते हैं? हमें यह समझ नहीं आ रही। तीसरी बात, आप कहते हो खेत में किसान है, आप जाके देखिए किसान का बेटा बॉर्डर पे बैठा है, उसका बुजुर्ग खेत में काम कर रहा है। आप कहना क्या चाहते हो? आप देश को गुमराह क्यों कर रहे हो? के माध्यम से सुझाव दे दो, ये काम कर दो। भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से किसानों का भला कर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री सुरेश फोगाट कुछ कह रहे हैं। सुरेश फोगाट, दोनों लोग शांत हो जाए। अहलूवालिया साहब आऊंगा, बैन साहब आऊंगा। सुरेश फोगाट। देखिए जी, अतुल प्रताप जी ये बोल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी किसानों का भला कर रही है। हमें ज्यादा भलाई नहीं चाहिए। हम जैसे पहले से चले आ रहे हैं वैसे चलने दीजिए। हमें नहीं चाहिए ज्यादा लाभ, तो क्यों दे रही है ये सरकार हमारे को ज्यादा लाभ? हमें कोई जरूरत नहीं है इनके जो कृषि कानूनों की। इसलिए हमारी सरकार से दरखास्त है कि इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करके और एमएसपी पर कानून बनाए और जो इन किसानों को रोड के ऊपर से उठाने की कृपया करें। ठीक है, सुखवीर तंवर। सबकी बात मैंने सुनी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय जिस प्रकार के व्याख्यान दे रहे हैं, मैं सीधा सवाल पूछना ये चाहता हूं, अगर इनके कानून इतने बेहतर थे तो सुप्रीम कोर्ट ने इन पर रोक क्यों लगाई? और ये एमएसपी पे जो बात कर रहे हैं, आखिर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक एमएसपी ये क्यों नहीं देना चाहते, क्यों गारंटी नहीं देना चाहते? जबकि इनका बहुत बड़ा चुनावी वायदा था। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 2013 में कहा था कि पहली कलम से स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू करें। कहाँ टूट गई वो कलम? इसके अलावा जो 22 जनवरी से निरंतर गतिरोध है वार्ता में, आखिर ये कैसी सरकार है? क्या इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है? क्या इनको, ये किसानों को जो तथाकथित कह रहे हैं, तथाकथित हैं ये लोग, इनको समझना चाहिए कि अन्नदाता के साथ इस प्रकार का न्याय ना करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रवक्ता महोदय बीजेपी के और सरकार से भी पूछना चाहता हूं, सड़क किसने खोदी, कील किसने गड़वाई, दीवार किसने बनवाई और किसानों को बार बार रोकने की कोशिश किसने करी? निसंदेह ये अधर्मिता की सरकार है। किसानों का जो मुख्य मांग है तीनों कानून, निसंदेह काले कानून है, अनेक बार अनेक चैनलों पर चर्चा हो चुकी है, ये उनको सिद्ध करना चाहते हैं। और ये बात साबित हो चुकी है कि इन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को पोषित करने के लिए ये कानून लेके आए हैं। अविलंब इन कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए। ठीक है। इन्हें लोग की मांग है कि अविलंब कानूनों को रद्द कर दिया जाए, जो कि किसानों की भी मांग है। बाल मुकुंद शर्मा साहब, बाल मुकुंद शर्मा जी, सवाल इसी बात का है, किसान कह रहे हैं हमें भला नहीं करवाना है, खीर नहीं खाना है। बीजेपी की सरकार कह रही है कि खीर खाना पड़ेगा। लेकिन उससे भी अलग एक चीज और है, किसानों के बीच में भी बड़ा विरोधाभास दिख रहा है। जिस तरीके से कभी वो कांग्रेस के ऊपर, कभी अन्य दलों के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि हमारे विपक्ष भी सवाल जो हैं वो नहीं उठा पा रहा, या फिर जब उठाया भी तो उसमें सिर्फ राजनीतिक एंगल है। तो किसान आखिर सब पर ही तो शक कर रहे हैं। ये जो प्रतिनिधि हैं किसानों के, वो किसी को भी नहीं मानते। वो कह रहे हैं कि नहीं, सभी ने किसानों का नुकसान किया है। नहीं,
देखिए, वो किसानों का अधिकार है, प्रजातंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, लेकिन ये भी शीशे की तरह साफ है कि किसने किसानों के लिए किया और किसने नहीं किया। बुनियादी बात ये है, जब हम आजाद हुए उस देश में, हिंदुस्तान जब आजाद हुआ जी, तो तब पैदावार क्या थी और 2014 तक क्या स्थिति थी देश की। हम जब आजाद हुए, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हमारी गिनती होती थी। उसके बाद हम विकासशील राष्ट्रों में आए और 2014 तक आते आते विकसित राष्ट्रों के पायदान पर, उसकी दहलीज पर था हिंदुस्तान। विकसित राष्ट्रों में हमारी गिनती होने लगी थी, इस पायदान पे था। तो वो किसकी बदौलत हुआ? वो तो कांग्रेस की बदौलत हुआ ना। चाहे हम हरित क्रांति लेके आए हो, चाहे सफेद क्रांति लेके आए हो, 20 सूत्रीय कार्यक्रम किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, हमने एमएसपी देना किसानों को शुरू किया, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, मनरेगा के तहत काम के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, यहाँ तक कि भोजन के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया, और आरटीआई के तहत सूचना के अधिकार को भी मौलिक अधिकार बनाया। हमने ये एक राष्ट्र की श्रेणी होती है, विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में जब हम जाके खड़े होते हैं कि आपको बच्चा पैदा होने से, हमने तो यहाँ तक किया था कि पैदा होगा तो आधा लीटर, 100 ग्राम, 200 ग्राम जो भी व्यवस्था बनती है, बच्चे को दूध भी, वो जब तक 1 साल का होगा हम उनको दूध दे के आएंगे घर तक जाकर के। कांग्रेस ने ऐसे नियम और कायदे कानून बनाए थे। ये जब सरकार आई, क्योंकि सरकार काम के आधार पर नहीं आई, ये धर्म के, जाति के नाम पर विद्वेष पैदा करके तब ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। तो पटड़ी से उतार दिया देश के ढांचे को, माइनस में जीडीपी चली गई। किसान जो कह रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, उनको अपनी बात रखने का अधिकार, उससे हम सीख मिलेगी हमें, हम आगे और अच्छा करेंगे। लेकिन अतुल प्रताप जी, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, आज इस देश में विकसित राष्ट्रों को अगर हम कल्पना करें, हमारी जनसंख्या ज्यादा है, ये स्थिति बिल्कुल ठीक है, लेकिन विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम खड़े हैं। हमने एटम बम तक का निर्माण किया है कांग्रेस के साथ में, हम परमाणु बम संपन्न राष्ट्र हैं, हम अपना अनाज उत्पादन करते हैं, निर्यात करते हैं। ये भी सही है कि तेल हमें आयात करना पड़ता है, हमारा ज्यादा खर्च उस पर हो जाता है। तो जीडीपी जिस तरीके से हमने नए नए आर्थिक दौर में लेकर आए, पूरा रास्ता हमने खोला, तो देश को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा कर दिया। आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश का बंटाधार किया, वो आपके सामने, आज किसान 8 महीनों से सड़कों पर है और सरकार इतनी अहंकार में उनकी बात नहीं सुन रही। सुरेश फोगाट साहब सहमत हैं? बालमुकुंद शर्मा जी ने पूरा बता दिया कि कांग्रेस ने क्या क्या किया और किसानों के लिए कितना भला किया। ये वाली सरकार तो नहीं सुन रही, लेकिन किसानों के भला जो किया है वो कांग्रेस ने किया है, ये एहसास आपको होगा। देखिए अतुल जी, सरकार चाहे कोई भी हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हम चाहते हैं कि जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार किए जा रहे हैं ये बंद किए जाएं, वो चाहे कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी सरकार हो। आज बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार ने जो है किसानों के ऊपर जो है बहुत अत्याचार किए हुए हैं। पिछले 8 महीने से किसान सड़क पे बैठे हुए हैं, सर्दी में, बारिश में, गर्मी में सब कुछ झेलते हुए अपने घरों को छोड़ करके, बच्चे भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो सरकार जो है कोई भी हो, हमें सरकार से कोई लेना देना नहीं है। अगर हमें मतलब है सिर्फ किसान और किसान की बात को सुना जाए और किसान को जो उनका हक दिया जाए। किसान इस देश का अन्नदाता है, बल्कि इस पूरी दुनिया का अन्नदाता है। हम सरकार से यही चाहते हैं। अहलुवालिया साहब, देखिए जो उम्मीद है आपसे है, क्योंकि आप सरकार में है, किसने क्या किया, कितना भला किया वो अलग विषय हो गया और इतिहास की बात हो गई, या फिर कोई कितना भला करेगा वो भविष्य की बात होगी। वर्तमान में आप ही हैं जिम्मेदार और आप ही हैं जवाबदेह। देखिए, जहां तक बातचीत की बात है, सरकार आज भी बातचीत करने के लिए तैयार है। मैं ये कहता हूं, जो मेरे पैनलिस्ट है किसान नेता, कम से कम ऐसे सुझाव दो जिससे किसानों का भला हो सके। निश्चित रूप से किसानों के भलाई के लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता है, और भारतीय जनता पार्टी ने, जो मेरे मित्र बालमुकुंद शर्मा जी बता रहे थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि उनके चेक टाइम में 500, 250 रुपए के चेक मिले थे। सुरेश कुमार जी, सुबीर तंवर जी बैठे हैं, किसानों को मुआवजे के। आदरणीय मनोहर लाल जी की सरकार ने पहली बार 12,000 रुपए एकड़ आपदा का मुआवजा दिया है। अगर आप ये रिकॉर्ड की बात है, अगर ये बात में कोई गलत हो, मैं इस टीवी डिबेट के माध्यम से आपको चैलेंज कर रहा हूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हमने लागू की है। बाजरे की, 1 मिनट, बाजरे की कीमत हमने 2150 रुपए बाजरा खरीदा है। आज तक की जितनी सरकारें हुई, आज तक हरियाणा में जितनी सरकारें हुई, उससे सबसे
दिया है तो किसानों को तो हरियाणा की मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार ने दिया है। प्रधानमंत्री एक बात आप जब बोल रहे थे ना, मैंने बड़े ध्यान से सुना। आप एक बार मेरे प्रवक्ता महोदय आराम से सुन लो, क्या खूब बढ़िया जवाब दो। मैं तथ्य बोल रहा हूँ, अगर उसमें एक आंकड़ा गलत हो तो आप बोलना। अभी गिरदावरी करवा दीजिए। अगर आप किसानों के नेता होते तो ये बताते कि सरकार ने 12,000 एकड़ मुआवजा दिया है। इस सरकार ने 19,42,000 किसान को समान निधि दी है। अजय आपने किसानों को नाम से आपने सुनील तंवर जी आप अप्रसंगिक हो चुके हैं, आप रहने दो। आपकी सरकार किसानों के नाम पे आई है और किसानों का सबसे भला भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको तथ्य दे रहा हूँ, 19,42,000। ठीक है, जरा दोनों शांत हो जाएं। अब आप दोनों लोग शांत हो जाएं। राकेश बैंस, अब मेरा सवाल यह है कि सरकार आपकी सुन नहीं रही है, लेकिन किसान नेताओं के बीच में भी बहुत कुछ अनसुना रह गया है। चढ़ूनी राकेश को मानगुट कहता है कि गिरफ्तार करे, उसके लिए भी सरकार को ही दबाव दे रहे हैं वो कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। राकेश टिकैत सबसे बड़े नेता बन के इस वक्त अब लखनऊ जाने की तैयारी में, बंगाल तो हो आए वो और उसका परिणाम भी मिल गया, बीजेपी को हरा दिया, बहुत खुशी है उनको। सवाल यह है कि क्यों आखिर चुनावी राज्य किसान नेताओं के फोकस पर है? किसान कानून, कृषि कानून यह रद्द करवाना फोकस पॉइंट है या फिर चुनावी राज्यों में जाना फोकस पॉइंट है? और जनप्रतिनिधियों का घेराव या उनसे बातचीत यहां तक तो ठीक लगता है, उनके कपड़े फाड़ना, उनके साथ मारपीट करना, क्या यह भी रणनीति है और यह जायज रणनीति है? नहीं, देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा ने सबसे पहले ही ये कहा कि आंदोलन जो है शांति प्रिय रहेगा, उपद्रव ना हो। क्योंकि बार बार उदाहरण देते रहे हैं किसान नेता सभी कि जब भी उपद्रव हुआ तो आंदोलन टूट जाएगा, हमें उपद्रव की तरफ नहीं जाना है और इससे हमने बचाव रखना है। ये बार बार अपील की गई, अभी हर मंच से अपील की गई, हर नेता की तरफ से अपील की गई। तो आप लोग मान नहीं रहे क्या ये जो उग्र लोग हैं किसानों के बीच में? दूसरी बात आपने कही कि चुनाव रणनीति, भाई जब इन पार्टी को डर किस बात का है? वोट का डर तो है, पूंजीपतियों की सरकारें हैं, पूंजीपतियों जो है, जब वोट की चोट दी जाएगी तब इनकी होश ठिकाना लगाने। अरे राकेश बैंस, वोट की चोट देने से कौन रोक रहा है? उसके लिए आपको चुनावी राज्यों में जाना है, इसका क्या मतलब है, क्या पैमाना है? और कपड़े फाड़ना, आप कह रहे हैं कि हर मन से कहा जा रहा है, आपके हर मन से कही बात कोई सुन क्यों नहीं रहा है आपके बीच में, जो आपके बीच का है? अन्ना आंदोलन में पार्टी खड़े करने के लिए मजबूर किया गया इन पार्टियों द्वारा। कोई आपको मजबूर करेगा, आप किसी को थप्पड़ मार देंगे? आप इतने मजबूर हैं? नहीं, कोई आपको मजबूर करेगा, आप किसी को थप्पड़ मार देंगे, उसके कपड़े फाड़ देंगे? अतुल जी, आप हमें बताइए, हम 8 महीने से सड़क के ऊपर बैठे हैं, मेन नेशनल हाईवे के ऊपर बैठे हैं, हमारे पास जरिया क्या है? आप ये बताइए हमें। तो टिकैत की गिरफ्तारी की मांग जो है मानगुट क्यों कर रहा है, पहले ये बताइए। जब मांग एक ही है, नेता सभी जो है आपका भला चाहते हैं, तो वो उनकी गिरफ्तारी क्यों चाहते हैं? सरकार गिरफ्तार करे तो दिक्कत, सरकार आपसे बात करे तो दिक्कत, ये तर्क राजनीति करना चाहते हैं, राजनीति करो, और खुलकर राजनीति करो, कोई रोकता है? लोग कहते हैं सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। प्रदेश ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़कर देखा है, उनका भी सबको पता है। अब क्या है ये अहलूवालिया जी, आपको जो पाठ पढ़ाया गया आप वही बोलोगे, इसके अलावा कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके पास एबीसीडी हमने रोज सुनते हैं, आपकी एबीसीडी रोज सुनते हैं, आपके पास कोई नई बात नहीं है आप कहने के लिए। आपकी कोई बात नहीं है, हम हर रोज सुनते हैं, 8 महीने से कहते हैं, आप बताइए हम पाकिस्तान क्या है या ये चाइना क्या है? हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही? जिन्होंने साल छोड़ दी, जिन्होंने कपड़े फाड़ दिए, कभी निंदा की आपने उनकी? अगर आप निंदा करते तो आपकी प्रशंसा नहीं लगता आपके ऊपर। निश्चित रूप से मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, लोकतंत्र के अंदर आप बातचीत करिए, किसानों की समस्याओं के बारे में अवगत कराइए। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाएं। सुखबीर तंवर, ये सवाल मेरा आपसे भी है, क्या किसानों का यह तर्क ठीक है कि जब सरकार सुन नहीं रही है तो वो जहां जहां चुनाव में वो पार्टी है, अगले चुनाव में वहां पर हम जाकर वहां पर वोट की चोट करेंगे? वोट की चोट तो ऐसे भी कर सकते हैं, उसके लिए वहां पर जाने की और घेरने की या फिर कपड़े फाड़ने की क्या ये बात जायज लगती है आपको? अतुल जी,
देखिए अतुल जी, अमर्यादित व्यवहार की किसी भी पक्ष से इंडियन नेशनल लोकदल उस बात की भर्त्सना करती है। ठीक है। अमर्यादित व्यवहार नहीं होना चाहिए। और जहां तक वोट की चोट की बात है, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी इतनी डरी हुई है कि पंचायत के चुनाव भी नहीं करा पाई। वोट की चोट तो इनको मिलेगी, बार बार मिलेगी, नहीं तो करवा ले हरियाणा प्रदेश में चुनाव, पता लग जाएगा। इतने डरे हुए लोग हैं। और दूसरी बात, उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, वोट की चोट तो मिलेगी इनको। और निसंदेह तय है, जिस प्रकार से बंगाल में हुआ इनके साथ, इससे भी बहुत बुरा होने वाला है। ये किसान तंवर की साहब, आवाज नहीं तंवर सुन रहे हैं, साहब, जो तंवर 22 साहब, जनवरी के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और पंजाब में चुनाव है, वोट की चोट मिलेगी। जब विपक्ष भी आपका साथ नहीं दे रहा है तो मुझे लगता है कि फिर दोनों के लिए वोट की चोट होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए और यहां पंजाब में बीजेपी के लिए भी, अकाली के लिए भी, उसके साथ साथ कांग्रेस के लिए भी, आम आदमी पार्टी के लिए भी, क्योंकि ये किसान ही कह रहे हैं, आप और मैं नहीं कह रहे। ये किसानों का, उनके नेताओं का ही कहना है कि हमें संसद इसलिए लगानी पड़ी क्योंकि सारी पार्टियां और सारी पार्टी के लोग जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं वो खामोश है, सरकार पर दबाव नहीं बना पा रहे। तो ये वोट की चोट तो उस तर्क के आधार पर दोनों जगह जानी चाहिए। सिर्फ ये अकेले यूपी क्यों जाएंगे भाई, पंजाब भी जाए। अतुल जी, जिस प्रकार से इस देश में 545 सांसद हैं लोकसभा के, 250 राज्यसभा के हैं, 5000 से ज्यादा यहाँ विधायक हैं। इंडियन नेशनल लोकदल के एकमात्र विधायक ने अन्नदाता के समर्थन में अपना इस्तीफा दिया ना। और ये उस सीट से भी, यही तो मैं कह रहा हूं, इतनी त्यागी पार्टी है, जिस त्यागी पार्टी से आप प्रवक्ता हैं, उस त्यागी पार्टी का आप उदाहरण दे रहे हैं। बाकी जो पार्टियां, उनके लोग जो कोई भी इस्तीफा नहीं दे रहा, तो ये उन पर वोट की चोट क्यों नहीं कर रहे? सिर्फ बीजेपी जहां लड़ेगी वहीं क्यों जा रहा है, मैं ये पूछ रहा हूं। क्योंकि तर्क इनका है, इन्हीं का कहना है कि कोई भी विपक्षी पार्टी भी हमारी आवाज नहीं उठा पा रही, इसलिए हमको संसद तक लगानी पड़ी किसान की। तो सिर्फ बीजेपी वाले चुनाव को क्यों टारगेट कर रहे हैं? सवाल ये है ना। अन्नदाता के आंदोलन को समर्थन देने के लिए राष्ट्र में वो एक काम किया, त्याग की भावना की एक मिसाल पेश करी है। तभी तो मैंने कहा त्यागी पार्टी भाई, मैंने तभी तो कहा त्यागी पार्टी। उसने त्याग किया, बाकियों तो त्याग नहीं किया, तो उनको ये टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बीजेपी को क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। बालमुकुंद शर्मा साहब, बीजेपी का ये आरोप है कि कांग्रेस समर्थन पीछे से लगातार देती रही, अब खुलकर दे रही है। राहुल गांधी ट्रैक्टर पर भी गए थे, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है कि जो किसान नेता बोल रहे हैं या तो वो गलत होगा या फिर बीजेपी जो कह रही है वो सही होगा। क्योंकि किसान नेता कह रहे हैं कि किसान संसद हमें लगाना इसलिए पड़ा क्योंकि कोई भी पार्टी, और खासतौर से कांग्रेस जो कि सबसे बड़ा दल है, सबसे पुरानी पार्टी है, उसने हमारी आवाज को बुलंद नहीं किया। तो फिर आखिर सिर्फ यूपी जाने की बात ये क्यों कर रहे हैं? बालमुकुंद जी, मेरी आवाज जा रही है आप तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा जो राष्ट्र है, हमारा देश है कृषि प्रधान देश है। ये पता है, ये हमें पता है, सबको पता है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। मैं ये पूछ रहा हूँ, कृषि प्रधान देश में एक पंजाब भी और एक उत्तर प्रदेश भी है। तो उत्तर प्रदेश से जाएंगे, वहां विपक्षी पार्टियों को नहीं, बीजेपी को टारगेट बनाएंगे क्योंकि बीजेपी वहां सत्ता में है। पंजाब में कांग्रेस है, पंजाब नहीं जा रहे, इसका मतलब क्या है? क्योंकि कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने भी इनकी बात नहीं सुनी, इनकी आवाज नहीं बनी। मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि ये जो कृषि कानून लेके आया है, केंद्र सरकार लेके आई है, ये भी हमें पता है। ये यहीं से गैर कानूनी विषय है। आप ये सुनिए मेरी बात, कृषि का विषय राज्य सरकार का विषय है। एक तरह से अधिकृत किया इस विषय को ये केंद्र ने अपने काले कानून थोप, इसलिए काले कहते हैं इनको। कानून कभी काला नहीं होता, लेकिन क्योंकि ये राज्य सोची का विषय था और केंद्र ने थोप दिया। जब एक चीज पर इस तरह अतिक्रमण होता है तो वो काले कानून होते हैं। मैं आपको ये केवल कहना चाहता हूँ, मेरी डिबेट जब भी बीच में रही थी बात है, आप एक बात समझिए, इस देश को, अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो सरकारों को काम करना पड़ेगा। अच्छा, कांग्रेस के खिलाफ इसलिए कम बोलते होंगे किसान, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने हमेशा कांग्रेस के काम देखे हैं। बालमुकुंद जी, आपने सुना नहीं, फिर से दोहराता हूं, कांग्रेस के लिए ही किसान नेता बोल रहे हैं, खासतौर पर कि कांग्रेस जो कि सबसे पुरानी पार्टी, वो भी हमारा साथ नहीं दे रही थी। इतने महीने से हम बैठे हैं, जिससे उनको उम्मीद थी वो नहीं दिया साथ। पंजाब से उठाकर यहां भेज दिया कि आप जाइए वहां प्रदर्शन करिए। वो आपके भले की बात नहीं कर रहे हैं और आपके खिलाफ ही बोल रहे हैं। मैं ये कहता हूँ, खिलाफ बोलना प्रजातंत्र में अच्छी बात है, लेकिन तो प्रदर्शन तो नहीं कर रहे हैं, खिलाफ बोल भी रहे हैं, प्रदर्शन भी आपके खिलाफ नहीं कर रहे हैं, ये तो तार्किक नहीं है ना। खिलाफ बोल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं बीजेपी के खिलाफ,
सिर्फ अकेले? मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी सत्ता में तो प्रदर्शन तो बीजेपी के खिलाफ होगा ना। पंजाब में भी बीजेपी सत्ता में नहीं, पंजाब में तो पंजाब तो गवर्नमेंट मदद कर रही है, कांग्रेस चुनाव तो वहां भी होने वाले हैं ना, और कांग्रेस ने भी साथ नहीं दिया। तो ये कांग्रेस का आंदोलन है क्या? मैं आप अतुल जी एक बात समझिए, आप मेरी बात समझिए। ट्रैक्टर लेकर के राहुल जी गए थे तो किसानों के लिए गए थे या अपने लिए गए थे? नहीं, वो तो ट्रैक्टर पे गए थे। किसके लिए गए थे तो उन्हीं को पता होगा, ट्रैक्टर पे गए थे इतना पता। कांग्रेस पार्टी ने ये सिद्ध नहीं किया कि हमारी सरकार आई तो हम तीनों कानून वापस इनको बीच में रखवाइए। ये जो बीच में देखिए अतुल जी, मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, इन लोगों को ये पता है कि कांग्रेस जो है पहले दिन से देश की आजादी से और अब तक केवल काम करती है। अब जब हमारी सरकार थी हरियाणा में, हमने 19 यूनिवर्सिटियां बनाई, फूड पार्क बड़ी बनाया, शाह बनाया, सू पार्क बहादुरगढ़ बनाया, IMT मानेसर बनाई। हम दिल्ली के तीनों तरफ गुड़गांव लगे, बहादुरगढ़ लगे। कांग्रेस ने ही स्वामीनाथन आयोग भी बनाया था। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को ही कांग्रेस ने ही दबाया था। ये भी जोड़ लीजिएगा उसमें जो पढ़ रहे हैं। काम करते हैं ना हम तो। आपने कांग्रेस ने किसानों के लिए बहुत काम किए, मुआवजों के 75 रुपए के चेक, 500 रुपए के चेक, 250 रुपए के चेक। सुखबीर तंवर कुछ कह रहे हैं आप? बालमुकुंद जी के लिए कुछ कह रहे हैं? सुखबीर तंवर, मैं बालमुकुंद जी से पूछना ये चाहता हूँ, क्या कांग्रेस अपने शासनकाल में ये बिल ड्राफ्ट नहीं किए? नहीं करे तो बता दें, आज आपके चैनल के माध्यम से फैसला हो जाएगा। और क्या स्वामीनाथन, जैसा भी आपने सवाल किया, क्या स्वामीनाथन ने MSP देने में ये विफल नहीं रहे? अपनी विफलता भी बताओ ना। नहीं, वो कौन बताता है? वो तो कोई नहीं बताता है ना, सब अपनी सफलता की गाथा गाते हैं, यही तो है राजनीति। बालमुकुंद जी बताइए भाई, इनेलो का सवाल है ये आपसे। इतना त्याग आपने भी बता दिया कि कांग्रेस ने किया है, सब आपने पढ़ के सुना दिया। स्वामीनाथन वाला भी हिस्सा थोड़ा सा जोड़ लीजिए, या वो पन्ना आपने फाड़ दिया? नहीं, स्वामीनाथन आयोग का गठन हमने किया था। हाँ, ये तो हमें पता है। उसकी एक रिपोर्ट भी आई थी, वो भी हमें पता है। उस रिपोर्ट को लागू क्यों नहीं किया ये नहीं पता है। क्या कह रहे हो आप? स्वामीनाथन आयोग आपने बनाया था, ये हमें पता है। उसकी एक रिपोर्ट आई थी, वो भी हमें पता है। उसे लागू क्यों नहीं किया ये नहीं पता है। ये बताइए। ये तो कंटिन्यू प्रोसेस है, जो सरकार आई जो कपड़े निकाल के। अरे 10 साल आप ही थे भाई, रिपोर्ट आ चुकी थी। जो लोग सड़कों पर खड़े कपड़े निकाल के। बालमुकुंद भाई कौन नहीं, एक मिनट। आप कह रहे हैं ये प्रोसेस है, मुझे पता है प्रोसेस है। जो सरकार में होगा, अगर रिपोर्ट है उसके दौर में आई है तो उसको लागू करना होता है। आप थे दौर में, आप ही की सत्ता थी, हरियाणा में भी थी और केंद्र में भी थी, लागू क्यों नहीं किया? ये मैं कहता हूँ, अगर कोई इस तरह की कमी हमारी रही होगी तो लोगों ने हमें बदल दिया ना। अब सवाल आपके लोगों से, इसका मतलब आप में कमी थी, आपने भी किसानों का भला नहीं किया। ठीक बात है कि अब इनसे जवाबदेही होगी, क्योंकि अब ये सत्ता में। ये बात बिल्कुल जायज है बालमुकुंद जी, आपकी बिल्कुल जायज है। सुरेश फोगाट, अब यहां पर जो नई रणनीति बनाई गई, आपको क्या लगता है इस रणनीति से समाधान निकल जाएगा, बातचीत के रास्ते खुल जाएंगे? और जो आपस की प्रतिद्वंदता दिख रही है रणनीति बनाने के बीच में, एक गुट कह रहा है कि नहीं, दूसरा गुट सिर्फ अपनी राजनीति चमका रहा है, चढ़ूनी और राकेश टिकैत अपनी राजनीति चमका रहे हैं, तो इससे तो कुछ ऐसे सवाल पनपते हैं जो कि आप लोगों पर ही आते हैं कि मकसद कानून से मुक्ति पाना है या मकसद इस आंदोलन को खींच कर रखना है और जहां जहां चुनाव है वहां जाना है? देखिए अतुल जी, जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो पहले भी एक था, आज भी एक है। उनमें किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। ये सब मीडिया के थ्रू या न्यूज़पेपरों के थ्रू ये लोगों को बरगलाया जा रहा है। ना ही हमें किसी राजनीतिक मंच पर आने की कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ किसानों का भला चाहिए और किसानों के भले के लिए ही हम पिछले 8 महीने से किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर बैठे हुए हैं। वो जो जिस प्रकार का फैसला लेते हैं, खाप पंचायतें उनके साथ हैं और हमेशा आगे भी साथ रहेंगे। हम नहीं चाहते कि ये लंबा खींचे। हम तो ये चाहते कि सरकार आज ही बातचीत कर करके और इसके ऊपर जो हमें फैसला दे दे और तीनों कृषि वाले कानूनों को वापस ले ले। फोगाट साहब, मीडिया ही क्या मानगुट को लेकर आया था कि सड़क को आप घेर लीजिए और वहां पर दीवार खड़ी कर दीजिए गिरफ्तारी कराने के लिए टिकैत की और चढ़ूनी की? क्या ये मीडिया करा रहा है? अतुल जी, नहीं, आ रहा हूं सर, बैंक सब आ रहा हूं। ऐसा है सर कि हमें जो किसान संयुक्त मोर्चा से हमें हुक्म मिलते हैं, हमारे को सिर्फ एक ही वो है, विरोध प्रदर्शन करो लेकिन शांति प्रिय और बिल्कुल जो है अहिंसक
तो फुगाट साहब, मैं यही और जानना चाहता हूं कि अगर आप लोग शांति प्रिय तरीके से अपनी मांग पे अड़े हुए हैं लेकिन शांति बरकरार है, टिकैत की रोज रोज की जो बयानबाजी है, क्या खुद आप लोग उस पर चर्चा नहीं करते हैं? कभी वो कहते हैं बक्कल तार देंगे, कभी वो कहते हैं कि हम बंगाल चले जाएंगे, कभी वो कहते हैं कि हम टैंक लेकर आएंगे, ट्रैक्टर हमारे टैंक हैं, युद्ध के लिए तैयार रहो, अब हम लखनऊ जाएंगे, घेरेंगे। तो ये तो उकसाने वाली बात है ना। अगर आप घेरने जाएंगे, आप बक्कल तारने जाएंगे, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होंगे, तो फिर तो वहां पर तनातनी ही बढ़ेगी, ना कि समाधान निकलेगा। अतुल जी, ये बक्कल तारना और ये जो है हमारी हरियाणवी और यूपी की लैंग्वेज है, भाषा है, ये किसी को जो है ये ताना मारने वाली या किसी को जो प्रताड़ित करने वाली बातें नहीं है। बक्कल तारने का मतलब ये है कि हम उनका रास्ता घेरेंगे, उनको पकड़ेंगे, आगे जो है नहीं जाने देंगे, हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। यही बात अगर पुलिस कहेगी कि हम भी बक्कल तारेंगे, हम भी रास्ता रोक देंगे, फिर पुलिस भी तो हमारे भाई है, हमारे बेटे हैं, पुलिस भी। तो ये कौन से ये सरकार में जो लोग बैठे हैं कोई एलियन है? ये भी तो आप ही के भाई हैं, आप ही लोगों ने चुना है। नहीं सभी देखो, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ अतुल जी कि कोई भी सरकार हो, सभी हमारे चुने हुए हैं और हमारे लिए ही बैठे हैं। ठीक है, जायज बात है आपकी इस बात का मैं समर्थन करता हूं। और देखिए कितनी अच्छी बात है कि आपने बहुत शांति से उस बात को कहा कि हमारा काम, हमारी मांग को आगे बढ़ाना है, बातचीत से समाधान निकालना है, ना कि किसी को उकसाना है। लेकिन बैन साहब, अब जिस परिस्थिति में हम पहुंच चुके हैं, फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है कि कहीं से बातचीत की शुरुआत होती दिख रही है या कुछ एक समाधान निकलता दिख रहा है। रणनीति जो आपने बनाई है उसमें और क्या क्या आप लोगों ने तय किया है और कब के लिए डेडलाइन है? क्योंकि टिकैत 5 तारीख को एक महापंचायत करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि उनको लखनऊ जाना है घेरने के लिए। देखिए, रणनीति बन चुकी है और अभी मिशन यूपी शुरू हो चुका है और 5 सितंबर को हम वहां पे एक बड़ी पंचायत कर रहे हैं लखनऊ में। उसके बाद जो है हम 20 पंचायतें और करेंगे यूपी के अंदर, बड़ी पंचायतें करेंगे जिसमें भारी संख्या में किसान आएंगे और बीजेपी को वोट की चोट बहुत जबरदस्त की जाएगी किसानों की तरफ से, ताकि इनके कान पे ज्यों रिंगे कि 8 महीने से देश का किसान सड़कों पे बैठा है और उसकी बात को सुना जाए। अहलूवालिया साहब, जल्दी से आइए। टारगेट आप ही हैं, आपकी पार्टी है और आप इस वक्त तैयार हो जाइए यूपी में वोट की चोट पाने के लिए। देखिए, 2 तरह की रणनीति है इनकी। जब पंजाब में चुनाव की बात शुरू नहीं करता है तो यही संयुक्त किसान मोर्चे के लोग जिसके दम पर ये हरियाणा में प्रवेश करे, 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया और उसके बाद उनको नहीं पूछ रहे। दूसरी तरफ वही लोग जब उत्तर प्रदेश में चुनाव की बात करते हैं, इनके मुंह में दही जम जाती है। मैं एक बात कहता हूं, विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र में विरोध करने का आपका हक है, लोकतांत्रिक तरीके से करो। भाई सुरेश जी ने एक बहुत बढ़िया बात कही। मैं एक बात कहता हूं, हम सब लोग किसानों के हित की बात के लिए जिस अंदेशे पर ये कानून खड़ा था, वो आपकी बात किसानों के समझ में आ गई। ना किसी की जमीन जाने वाली, ना एमएसपी बंद होने वाली, ना मंडी बंद होने वाली। आप और मुद्दा लाइए। सुरेश फोगाट क्या व्यापारी हैं क्या? वो भी तो किसान ही है। हम आपका किसानों के लिए और क्या कर सकते हैं, आप सुझाव दीजिए। जब आप सुझाव देंगे जी अच्छा लगेगा। आज मैं आपको सुरेश जी इस बात के लिए मैं एक बात कहता हूं, आप लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करिए आप लोग, लेकिन आप देखिए 7 लाख लोगों का रोजगार 8 महीने से जिनके रास्ते गांव के लोगों के रुके हुए, कभी आपने सोचा वो भी तो किसान है? राकेश जी, क्या वो किसान नहीं जहां आप उनका रास्ता रोक के बैठे हुए हैं? आपने किसान को, छोटे व्यापारी को आपने अगर उनको और किसान के नाम पर आपने बहुत कुछ देखा, वहाँ किसान नाम की के पर क्या क्या गलत धंधे हो रहे हैं, आप जरा उन पर ही नजर डालिए, उनको रोकिए। सुखबीर तंवर, फाइनल कमेंट आपका और 50 सेकंड आपके पास। सुखबीर तंवर, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बात कर रहे हैं, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, आखिर ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी क्यों नहीं देते? बार बार इतनी बार ये बात हो चुकी है, ये सिर्फ बातों को प्रगलाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं पुनः ये बात कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, अगर रास्ता किसी ने रोक रखा है तो केंद्र और राज्य की सरकार ने रोक रखा है। इस बात का ये जवाब दे। अहलूवालिया साहब बहुत जल्दी से छोटा सा काउंटर बताएं कि सील किसने करवाई? अभी आप कंवर जी, हमने निवेदन किया था कि बुराड़ी के मैदान में आकर आप
बैठिए, अपना धरना प्रदर्शन जारी रखिए, जलकर बनकर पर आप देखो किसान जा रहे हैं, हमने रास्ता नहीं होता हुआ, हमने जब किसान यहाँ पर बैठ गए और आज चारों तरफ के गांव बड़े दुखी हैं, वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको निश्चित रूप से आज भी हम बातचीत से समाधान चाहते हैं। इन तीनों कृषि जी आगे बढ़कर तीनों कृषि कानून पर बातचीत करिए। जब आप बातचीत करेंगे ठीक है। बालमुकुंद शर्मा 1 मिनट से भी कम समय आपके पास, फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से। अतुल जी, जिस तरीके से हमारी डिबेट होती है, चारों पैनलिस्टों को आप बराबर समय दे देते हैं और 3-3 बार टाइम दे देते हैं, संतुष्टि के हिसाब से कराते हैं, ये आपका अनुभव है। इसी तरह कांग्रेस का भी अनुभव है शासन का। हमारे टाइम में कभी हम प्रदर्शन इस तरीके से लंबे नहीं खींचे। ये चीजें अनुभव के आधार पर सीखी जाती हैं, बीजेपी अनुभव से भी नहीं सीख रही। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से कांग्रेस ने पिछले 60-70 साल में देश में शासन किया है, कभी अराजकता नहीं फैलाने दी। हरियाणा में 3-3 बार मिलिट्री आई है, ये अनुभवहीनता है। इसका जिम्मेवार प्रदेश के मुखिया होते हैं, वो जिम्मेवारी से भी भागते हैं। इसलिए ये अनुभवहीनता ये कि 8 महीने से किसान सड़कों पर बैठे। सरकार को उस अनुभव लेना चाहिए हमारे जैसे लोगों से। सर्वदलीय बैठक बुलाएं, कांग्रेस के सीनियर नेतृत्व से बात करें, उनको शामिल करें वार्तालाप में। जो 40 सदस्य किसान संयुक्त मोर्चा से वार्ता होती है, उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधि बैठे, सरकार का प्रतिनिधि। ठीक है, थोड़ा अनुभव आप बीजेपी से साझा कर सकते हैं, राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन इनको अगर सरकार में अनुभव कमी है तो थोड़ा अनुभव बालमुकुंद भाई लोगों को जरूर दीजिए, कम से कम किसानों का उससे ही भला हो जाएगा। और देखिए, कांग्रेस तो त्यागी पार्टी है, वो भी त्याग करती है। बहुत शुक्रिया बालमुकुंद जी आपका, अहलुवालिया साहब आपका, बैन साहब आपका, फोगाट साहब आपका और कंवर साहब आपका। तो किसानों की तरफ से जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें खापे भी अब खुलकर सामने आ चुकी हैं। कुछ लड़ाई उनमें आपस में भी चल रही है, अलग अलग जो किसान यूनियन है उनके अलग अलग जो प्रतिनिधि हैं उनकी लड़ाई के बीच में अब ये लड़ाई सड़क तक पहुंच गई और बीजेपी के नेताओं के कपड़े भी फाड़े जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने केंद्रीय स्तर पर अपने सांसदों के लिए रणनीति बनाई है कि वो गांव गांव जाएं और लोगों को समझाएं। लेकिन अब एक नए तरीके से लड़ाई लड़ने के लिए, वो भी चुनावी राज्यों में जहां बीजेपी इस वक्त सत्ता में है, जो रणनीति बनाई जा रही है उस पर कुछ सवाल उनकी तरफ भी जा रहे हैं कि मंशा है क्या। नमस्कार।